हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जितने बच्चों को ड्यू एलएलबी में एडमिशन हुए हैं, सबसे पहले जो उनका क्वेश्चन अब आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे उनमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है। क्योंकि एकदम से नई पढ़ाई है जो कि समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी भी स्ट्रीम से आए होंगे, लेकिन बाद में एकदम से लो पढ़ना, लो में आपको सेक्शन कैसे पढ़ने हैं, केस लॉज कैसे पढ़ने हैं, इन सबको पढ़ने के बाद आपको एग्जाम कैसे देना है, क्योंकि आपके पास पढ़ने का बहुत सारा है, उस सबको समराइज करके एग्जाम में कैसे लिखना है जो आपको नंबर मिल सकें। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले कि आपको पढ़ना किन किन सोर्सों से है। आपको जो सोर्स हैं, एक तो केस मटेरियल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको फैकल्टी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिससे क्या है आपको वो डाउनलोड करने के बाद जो आपका रियल सिलेबस है वो वही है, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको वीडियो में, कि उसी के हिसाब से टीचर आपको पढ़ाएंगे। अब वो टीचर आपको उसमें पढ़ाएंगे क्लास में, हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आए, तो क्या करना है आपको, साथ ही साथ आपको बेरेक्ट भी लेने हैं। जिन जिन सब्जेक्ट के बेरेक्ट आते हैं आपको उनके बेरेक्ट लेने हैं, और साथ ही जो दुक्की हैं आप दुक्की ले सकते हैं। अगर आप बुक से अच्छा लग रहा है तो आप बुक भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो फैकल्टी में हैं वो दुक्की से उन्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाता है, क्योंकि दुक्की की जो लैंग्वेज है एक तो काफ़ी इजी लैंग्वेज है और वो एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो आप दुक्की ले सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर भी लग रहा है और आप हैंडल नहीं कर पा रहे तो आप एग्ज़ाम के लिए शुरू में दुक्की से पढ़ सकते हैं। अब ये तीनों से आपके पास ये मटेरियल है। सबसे पहले केस मटेरियल, तो आपको क्या करना है, जो जो आपको टॉपिक दे रखे हैं केस मटेरियल में उसके हिसाब से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। आपको पहला टॉपिक दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल बता रखे होंगे, तो आपको क्या करना, उस टॉपिक को तुक्के में देखना है, उसमें वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो अभी केस लॉज में केसेस हैं, क्योंकि आपको क्या है वो पेपर में लिखने हैं। अब बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि केस लॉज में जो है वो एग्जैक्ट जजमेंट दे रखी हैं, जो कि 8 पेज 10 पेज 12 पेजेस की भी हैं। तो वो 12 पेजेस पेपर में तो लिख नहीं सकते एक क्वेश्चन में, तो उसको क्या है वो समराइज करके लिखना है। समराइज इतना करना है कि 12 पेजेस को आपको एक पेज या आधे पेज में भी करना है। इवन आप जब 2-3 केसेस के रेफरेंस देंगे तो हर केस के फैक्ट्स भी पूरे नहीं लिख सकते। तो जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली एक केस से पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको उसमें सेक्शन पढ़ना है, आपका जो भी लॉ अप्लाई हो रहा है उसके साथ साथ आपको जो केस है उसके आपको ऑब्जर्वेशन फैक्ट और इश्यूज सारे लिखने हैं। अगर स्पेसिफिक केस से पूछा जा रहा है, मतलब कि मानिए कि कोई केस है, टोट का केस हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का केस होता है, आपने वो पढ़ रखा है, उसके फैक्ट इशू जजमेंट आपको पता हो, और पेपर में उसी के फैक्ट इशू के नाम हिसाब से कोई अलग करेक्टर दे दिए लेकिन फैक्ट इशू वही हैं, तो आपको क्या करना, उस केस के पहले आपको उसमें लॉ अप्लाई करना है, और जो उसके फैक्ट इशू हैं वो आपको फैक्ट भी लिखने हैं, इशू भी लिखने हैं, फिर जजमेंट भी लिखनी है, साथ में कंक्लूजन भी लिखने हैं। तो इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, दुक्की की मदद से करनी है। बेरेक्ट का काम क्या है, बेरेक्ट आपका जो है स्टैट्यूट है, एक तरीके से जो भी लोग बनाती है पार्लियामेंट उसका एक एग्जैक्ट है, जिससे आपको इंटरप्रिटेशन मिलती है। तो आपको जो सेक्शन रटने हैं वो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन जो दुक्की में है आपको वहाँ सेक्शन भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको जो है केस लॉज में मिल जाएंगे। तो दुक्की आपका एक कंप्लीट हो जाती है एग्जाम के लिए। आप वहाँ से सेक्शन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कौन कौन से जो भी केस हैं आपके सिलेबस में वो आपको पढ़ने हैं। और जब अब बात करते हैं, ये सारा तो आपको पढ़ने का हो गया, अब आपको आंसर लिखना कैसे है, क्योंकि आपने हर तरीके से जो जो यूज़ करना था वो ले लिया। अब जैसे ही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का भी आता है, या 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या है, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप भर सकते हैं, 3 पेज भर सकते हैं, 4 पेज भर सकते हैं, ज़्यादा पेजेस भी नहीं भरने, क्योंकि आप जितना डायरेक्ट लिखेंगे उतना ज़्यादा सही है। और साथ ही अगर 20 नंबर का है तो उसी के हिसाब से आपको थोड़े से पेजेस बढ़ा देने हैं। अब आंसर राइटिंग की बात करते हैं हम। आंसर राइटिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे, जैसे आपसे कॉन्सेप्ट पूछा तो आप उसकी डेफिनेशंस बता देंगे कि किसी ने क्या कहा है, क्या डेफिनेशन दी है। आप उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद में जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो एग्जैक्ट स्टैट्यूट का लिखेंगे कि इसमें ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है, इस तरीके से आपने वो सेक्शन कर दिया। अब उसके बाद में आप क्या है, रिलीवेंट केस लिखेंगे। जैसे कि आपका कोई केस है जो रिलीवेंट हो रहा है उस जो भी आपका क्वेश्चन आया है उसमें, चाहे तो आप एक केस लिखें, 2 केस लिखें। अगर पर्टिकुलर एक केस के फैक्ट पूछे तो आप एक केस पूरा अच्छे से लिखेंगे, और वहीं अगर वैसा है कि कॉन्सेप्ट पूछा गया है तो आप उसमें उससे रिलेटेड 2-3 केस भी आप लिख सकते हैं। तो आप क्या है, जो केस की हैं पहले आप एक केस के फैक्ट इशू जजमेंट लिख दें, फिर उसके बाद में जो बाकी जजमेंट में उसमें आप चाहें तो इशू एंड ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं।
कि इस केस में आप जितने ज़्यादा केसेस लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी राइटिंग आंसर राइटिंग होगी। कैसा केस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप पेजेस भरें, केस का मतलब यह है आप सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन और बता दें कि क्या कहना चाह रहा है, और उन सब के बाद में इतनी सारी एनालाइजेशन के बाद में आपको कंक्लूजन जरूर लिख के आना है। कंक्लूजन क्वेश्चन में पूछा जाता है और कई बार नहीं पूछा, जैसे आपसे कोई केस पूछा तो आपने सिंपल सी बात है, उन्होंने कोई केस पूछ लिया तो उन्होंने एक तरीके से आपसे कंक्लूजन भी पूछ लिया। केस वे सब बताने के बाद में आप एक 2 4 लाइन का कंक्लूजन भी लिखेंगे कि इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे ये होगा। अब इसके साथ साथ जो केस बेस्ड केस हैं तो इससे ये आपको पता पड़ेगा, आपको हर एक केस पढ़ना पड़ेगा। जैसे केस बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन दे दिए, केस के फैक्ट दे दिए, तो उसमें आप सीधा इंट्रोडक्शन तो अगर है, मतलब कि जैसे कुछ टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन होता है लेकिन कुछ टॉपिक में इंट्रोडक्शन कम हो पाता है। जैसे मान ली किसी स्पेसिफिक सेक्शन से ही पूछ लिया तो आपको सेक्शन लिखना है, और आपके पास सेक्शन के बाद आप जो है उसमें फैक्ट, इशू एंड जजमेंट लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन भी लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है आंसर राइटिंग करनी है। आप ऐसे आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हालांकि फैकल्टी ऑफ लॉ का इतिहास है, वो कभी आपको इतने अच्छे मार्क्स देती नहीं है। पासिंग मार्क्स आपका 45 है, 45 से 1 नंबर भी आपका कम आया तो उस सेमेस्टर उसमें आपकी बैक लग जाएगी, आपको वो पेपर नेक्स्ट ईयर दोबारा देना पड़ेगा। और मैं आपको प्रमोट का भी एक रूल बता दूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आपके जैसे 10 सब्जेक्ट होंगे, 5 पहले सेमेस्टर में, 5 सेकंड सेमेस्टर में, अगर आप 10 में से 5 सेमेस्टर में पास नहीं हुए तो आपकी ईयर बैक लग जाएगी, मतलब पूरा ईयर आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। वहीं अगर आपने 6 पेपर या 7 पेपर आपने निकाल लिए या 5 पेपर निकाल लिए तो जिन जिन में बैक है आप प्रमोट हो जाएंगे सेकंड ईयर में, लेकिन वो आप सेकंड ईयर के साथ उनके पेपर आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपका रूल है प्रमोट का। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको आंसर राइटिंग बता दिया आपको कैसे करना है, और ये आंसर राइटिंग आपको जुडिशरी में भी काफ़ी काम आने वाली है। सबसे ज़्यादा आपको केसेस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको केसेस की नॉलेज होगी, आपको पूरा सिलेबस ढंग से अच्छे से पता चल जाएगा। तो हर सेमेस्टर में इसी तरीके से पढ़ाई करनी है और इसी तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। अभी सारे बच्चे कन्फ्यूज इसलिए हैं कि हम यार बेरेक्ट पढ़ें, बेरेक्ट को कैसे लिखना है, केस पढ़ें इसे समराइज कैसे करना है, और दुक्की पढ़ें तो उसमें क्या पढ़ें, दोनों की चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। आपको सारी चीज़ें सारी नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको सबकी हेल्प लेनी है, क्योंकि एक लॉयर और एडवोकेट और लॉ स्टूडेंट जब रिसर्च करने बैठता है तो बहुत सारी चीज़ें लेके बैठता है, लेकिन उसमें उस लॉ के समंदर में कूदता है और जब जाके वो अपने रिलेवेंट चीज़ें निकालता है। इसी तरीके से आपको पढ़ना बहुत सारा है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो वही आंसर का जवाब देंगे जो आपसे पूछा गया है। आपको अननेसेसरी पेज नहीं भरने हैं। अगर आपसे मानो एक सेक्शन पूछा, आपसे एक टॉपिक के स्पेसिफिक सेक्शन की ज़रूरत है, आपने सारे सेक्शन लगा दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप ऐसे नहीं है कि उस टॉपिक के सारे सेक्शन लगा रहे, सिचुएशन देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है, तो इसी हिसाब से आपको उतना ही लिखना है। आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले पढ़ने के तरीके से रट्टा मत लगाइए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बच्चों की काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कि यार हम कैसे पढ़ें, इंग्लिश में करेंगे तो रट्टा लगेंगे। नहीं, आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट आएंगे तो आप थोड़ा लॉजिकल बनेंगे, क्योंकि लॉ का मतलब लॉजिकल ही है। आप पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ें, फिर उसके बाद में आप अपने लीगल माइंड से आप चीज़ों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन कहाँ लग रहा है। तो लॉ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद जजमेंट को समझना जरूरी है। आप पहले लॉ को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो एक तरीके से जजमेंट हमारी पूरी करती है। तो जब इंटरप्रिटेशन को भी समझेंगे तो लॉ को और गहराई से समझेंगे। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो मैंने स्पेशली डिमांड में बनाया था क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कहा था कि आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है। And thank you guys for watching this video.